बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट जो है उस टूर्नामेंट का 19 रोज़ तक मेला सजा रहा और आज ये मेला अपने इख्तिताम को है। अगरचे पाकिस्तानी टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी, जिससे तमाम पाकिस्तानी काफ़ी दिल गिरफ्ता भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात की खुशी ज़रूर है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई और ICC का जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पर मुमकिन हो सका। ऐसे में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मोहसिन नकवी और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और क्रिकेट जैसे कि कहते हैं कि इसमें हार जीत होती रहती है, हम पूरी कौम इस बात पे दुआ गो भी है और पूरी उम्मीद भी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आइंदा अपनी गलतियां बुला के ऐसा परफॉर्म करेंगे कि जिससे हम खुश हो सकें, खुशी मना सकें और उनको मुबारकबाद पेश कर सकें। अगर मुल्की सियासत की बात करें तो आज PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब की तरफ से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। असद कैसर ने वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने और मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। अगरचे माजी में भी PTI की तरफ से इस तरह के मुतालबात किए गए हैं, लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक के बाद क्योंकि PTI की तरफ से हुकूमत को टफ टाइम देने का इंदिया दिया गया है और मूवमेंट चलाने का इंदिया दिया गया है, तो ऐसे में ये मुतालबा जो है ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। एक तरफ PTI ये मुतालबात करती नज़र आती है और दूसरी तरफ वो ख़ुद एक टूट फूट का शिकार भी नज़र आती है। KP में हाल ही में होने वाले जो इजलास में PTI के जो ज़िले सतह का इजलास हुआ, उसमें ना सिर्फ खुल के हुकूमत पर तनकीद की गई बल्कि इhtजाज का, खुद पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ इhtजाज का इंदिया भी दिया गया। तो ऐसे हालात में क्या PTI ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बना पाएगी और क्या मौजूदा हुकूमत को चलता करने में कामयाब होगी, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि महफूज शहीद केनाल जो है उस पर इतना वावेला क्यों है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इससे आम किसान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में ज़राअत को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में मुल्की मईशत के हवाले से बात करेंगे और फिर इसी दौरान बात करेंगे कराची में जो मुस्तफ़ा आमिर केस है, इस हवाले से कि इसकी अब अपडेट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुल्की सियासत पे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब हुज़ैफ़ा रहमान, मावन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म, और डॉक्टर हुमायूं मोमिन जो कि सीनियर रहनुमा है PTI के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, यहीं से शुरू कर लेते हैं। आज मुतालबा तो बड़ा आपने बड़ा कर दिया असद कैसर साहब ने, लेकिन दूसरी तरफ PTI के अंदरूनी जो मामलात हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे में PTI कोई बड़ी तहरीक चला सकेगी या अपना मुतालबा मनवा सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, दो चीज़ें अगर आप समझ जाएं, आप मैं आपको जो मिसाल देने लगा हूँ वो शायद करीब तरीन हो। इस तरह है कि जब इंसान कोई बड़ा डिसीजन लेता है, इस दौरान में इंसान के अपने दिमाग और दिल के दरमियान में कशमकश हो रही होती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है। कभी आप एक तरफ सोच रहे हैं, कभी दूसरी तरफ सोच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो काम आप कर रहे होते हैं वो अपनी जगह काम चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें इन पैरेलल चल रही होती, सीरीज में नहीं चल रही होती। बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात, उनका जो मुतालबा है वो असद कैसर ने बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर देखिए, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हम लोग जिसे कहते हैं सेल्फ ऑडिट भी करते होते हैं। हमारे अपने वर्कर्स हमारे अपने खिलाफ आके कह देते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, या यहाँ पे बेईमानी हो रही है, या यहाँ पे करप्शन के असरात नजर आ रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो इन अदर वर्ड्स, हम उन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करते एज अपोज टू PMLN या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात, कि जब जमात के अंदर कोई करप्शन हो रही हो तो सब उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं, हम उसको एक्सपोज करते हैं। पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, मुल्क में भी, और हर जगह पे हम एक्सपोज करते हैं। और यही होना भी चाहिए। अगर पार्टी के अंदर कोई गलत चीज हो रही है उसको भी एक्सपोज होना चाहिए, अगर पार्टी के बाहर भी कोई चीज गलत हो रही है उसको भी एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, मैं आपको मिसाल देता हूँ। डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हुज़ैफ़ा रहमान, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप मामले ख़ुसूसी का आपने हलफ उठाया। तो उसके बाद आप कौमी सकाफ़ती विरसा के लिए क्या करेंगे, उस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। लेकिन ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन
की जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पे PTI की, तो इसमें PTI ने एक बड़ा मुतालबा तो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का किया है। दूसरा, इन हालात में क्या वो रमज़ान मुबारक के बाद, जिसका पहला अशरा तकरीबन ख़त्म होने को है, तो बाकी 20-22 दिन में इतनी तैयारी कर लेंगे कि ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक चला सकें? जी, बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। पहली बात तो ये है कि आप माशाल्लाह 3 दहाइयों से ज़्यादा सहाफ़त से वाबस्ता हैं और बड़ी आपने तहकीकाती सहाफ़त हमेशा की है। आप ये देखेंगे तहरीक इंसाफ तो 2014 से सड़कों पर है। जब ये हुकूमत के 3-4 साल जो इनके थे, उस वक्त भी इनका बस नहीं चलता था कि सड़कों पर किसी तरीके से आ जाए। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी कि इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ या उनकी जमात के लोग जो है दोबारा सड़कों पर नहीं आएंगे। आप ये देखिए गुज़िश्ता 1 साल में 3 से 4 जो है इन्होंने धरने दिए, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की 2 मरतबा, और उसके जो नताइज आपने देखे कि पूरा एक सूबे की जो है सूबाई हुकूमत और उसके तमाम वसाइल, एक सूबे का वज़ीर आला मरकज़ पे चढ़ाई कर देता है। बामुश्किल 5-7 हज़ार लोग आए और वो भी दिहाड़ीदार लोग थे जो कि अगले दिन जब उनकी दिहाड़ी ख़त्म हुई और वापस चले गए। तो एक तो पहली बात है कि तहरीक इंसाफ में ये सलाहियत नहीं है कि तहरीक इंसाफ सबको साथ लेकर चल सके। अपोजिशन की जमातों को साथ लेकर चलने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, लोगों को इज्जत देनी पड़ती है, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी भी अमल करना पड़ता है। इमरान खान इस चीज़ से जो सबसे ज़्यादा आ रही हैं वो यही है कि वो किसी को इज्जत नहीं दे सकते। अब जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत चल रही है या बाकी जमातों से भी बातचीत चल रही है, इमरान खान जो है तहरीक इंसाफ कभी भी एक ग्रैंड अलायंस हुकूमत के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं बना सकती कि वो सब कुछ अपने लिए करना चाहती है। आज भी अगर जो इनकी जमात तहरीक इंसाफ का मकसद है वो ये नहीं है कि किसी इदारे का सियासत के अंदर जो है वो किरदार ख़त्म हो जाए, बल्कि इनका मकसद ये है कि उस इदारे की सियासत में किरदार हमारे हक़ में जो है वो कन्वर्ट हो जाए और हमें जो है सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो फिर ताकि जो है हमारे लिए हुकूमत में आने का रास्ता जो है वो आसान हो जाए। अब ये कहते हैं कि जी हमने सड़कों पर आना है, तो भाई आप 2 दफ़ा आ चुके हैं, तीसरी दफ़ा भी आकर देख लें। हुकूमत के पास अपने ज़ाहिर कार्ड्स होते हैं जो कि वक्त आने पे हम जाहिर भी करेंगे, लेकिन हमें नहीं, मैं समझता कि कोई ऐसा ख़तरा मौजूद है। और अगर ये इस तरह का मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने का, देखिए इनको तो मुल्क की वो नहीं है कि अपने मुल्क के मुतालिक भी ये लोग सोच लें कि भाई बड़ी मुश्किलों से इकॉनमी आपकी खड़ी हुई और उस इकॉनमी को आप बजाय ये कि सपोर्ट करें और कहें कि मुल्क में एक सियासी जो है वो इस्तेहकाम रहे, और ऐसी सूरत हाल में आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए सिर्फ डायलॉग्स की हद तक। पता है कि इसका कोई कंक्रीट हैंड नहीं निकलना, सिर्फ खबरों की हद तक आ जाए और ये मीडिया के ऊपर चल जाए और एक दोबारा अदम इस्तेहकाम की फिजा बन जाए, बिजनेस कम्युनिटी जो इससे मुतासिर हो। तो ये कोशिश कर देख लें, इनकी सड़कों पे आने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब आपने हुज़ैफा की गुफ्तगू सुनी। हुज़ैफा रहमान तो कहते हैं कि आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं चाहते, इसलिए ये काम कर रहे हैं। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात चीजें करूंगा कि पंजाब और केपी में एजुकेशन में पंजाब ऑब्वियसली उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर है केपी से, लेकिन केपी ये याद रखिए एक बहुत पसमानदा सूबा था और वो उनसे सिंध से भी पीछे था, लेकिन वो सिंध से आगे हो गया। हेल्थ में पंजाब से केपी जो है, हेल्थ में पंजाब का जो है वो 0.48 है और केपी का 0.51 है। तो हेल्थ में केपी पंजाब से बहुत आगे निकल गया है। इसी तरीके से जब ये कहते हैं ना कि मुल्क जो है वो फाइनेंशियली बेहतर हो गया है, इनके जमाने में अगर मैं 16 इंडिकेटर्स देखूं जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, उन 16 में से इनके जमाने में तकरीबन मेरे ख्याल में 11 के करीब, ये जो अभी भिखारियों की हुकूमत आई है, आपको पता है एज ऑफ टुडे भिखारी जो हैं वो तकरीबन $48 बिलियन सालाना की उनकी इकोनॉमी है। $48 बिलियन की, तकरीबन 4 करोड़ भिखारी हो गए हैं पाकिस्तान में, और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो पिछले 1.5-2 साल में उनकी वो बढ़ गई है। ये पिछले 2-3 सालों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर इसलिए वो बंद कर दिए चीजें कि यहाँ से भिखारी एक्सपोर्ट हो गए। तो जब भिखारियों की हुकूमत आएगी तो भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात आपने अपने इंट्रो में की थी कि पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए,
किस बात की मुबारकबाद? आपको पता है कि ये जो स्टेडियम्स बनाए उसमें कितनी जग रसाई हुई पाकिस्तान की? आपको पता है उसमें जो उन्होंने कहा था कि मोहसिन स्पीड और पता नहीं फलानी स्पीड, उस पे अगले दिन पहली बारिश में उसके छत टिपकना शुरू किया। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम है कि जिसमें पानी खड़ा रहता है और फिर ये स्पंज से उस पानी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? उन्होंने तो शर्मिंदा करके रख दिया है। देखिए बात ये हो जाती है कि जब भी आप डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। हुज़ैफा साहब आप फरमाएं, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की, वो तो कहते हैं भिखारियों की हुकूमत है और भिखारी जो हैं वो बढ़ गए हैं मुल्क में, तो आप इस पर क्या करेंगे? आप कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम आ गया, वो कहते हैं कि सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। जी बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब। पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब चाहे भिखारी कहें या इनकी जमात का एक ज़हर एक ये रिवायत रही है कि ये कोई गंदी से गंदी गाली भी दे दें, तो मैं चूँकि दलील वाला शख्स हूँ, मैं दलील पे यकीन रखता हूँ। मैं जो भी बात करूँगा वो दलील पर मबनी करूँगा, फैक्ट्स पे मबनी बात करूँगा, और आवाम सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, बेहतर एवेलुएट कर सकते हैं। तो मैं एक तो इस बात का जवाब ही नहीं दूंगा, चाहे भिखारी कहें जो मर्ज़ी कहें, इनकी बात को ज़रा आवाम के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन चूँकि इनकी जमात की ट्रेनिंग ही ऐसी की है इनके बानी ने कि ये कहते हैं कि शिद्दत से झूठ बोला जाए, बहुत ज़ोर से झूठ बोला जाए, बदतमीज़ी की जाए और फिर क्लिप्स को वायरल किया जाए और ये तासुर दिया जाए कि हम बहुत हावी हो गए। पहली बात तो इमरान याकूब साहब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इकॉनमी बेहतर हुई है या नहीं हुई। आपके सामने है कि पिछले साल जो है क्या सूरत हाल थी। 24% पर अगर इंटरेस्ट रेट था वो 12% पर आया। महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 38% से 1.5% पर आ गई। बाकी चीज़ें इसी तरीके से आपने देखा कि आपके मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हुए। आपके जो रिजर्व्स हैं वो 3-4 बिलियन डॉलर पर आ गए थे, अगर वो 15-16 अरब डॉलर पर हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता क्योंकि आइडियल हालात हो गए हैं, लेकिन जो इकॉनमी जिसको ये डबो कर गए थे 19-20 में इन्हें इकॉनमी डबो दी थी, और उस वक्त जो है इनके अपने वजीर ख़जाना उस वक्त असद उमर को जब इन्हें हटाया तो ये खुद बातें करना शुरू हो गए थे कि IMF में जाने से हमने जो ताख़ीर का मुजाहरा किया है, इकॉनमी डूब चुकी है। और उसके असरात फिर आपने 21-22 में देखे ना, 2022 में जब हम अदम एतमाद जिस दिन ला रहे थे उस दिन डॉलर 175 के ऊपर था, और वो अदम एतमाद का सिलसिला जो इन्हें गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से 1 महीने तवील किया तो डॉलर आपका 230-35 पे चला गया। बेसिकली आर्टिफिशियल इन्हें रोका हुआ था। तो आप ये देखेंगे आज वो डॉलर जो है 2 साल हो गए 278 पर रुका हुआ है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 278 पर रुका रहे, वो नीचे आना चाहिए। लेकिन जाहिर है हमने जो मैक्रो इंडिकेटर से वो अचीव कर लिया है। हमारा अगला टारगेट यही होगा कि उसको 10-20% नीचे लेकर आया जाए, और वो ज़रा एनुअली हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे रेमिटेंसेज ज़रा हमारे जो बढ़ रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की कि बाहर से रेमिटेंसेज ना आए, किसी तरीके से कौमी ख़जाना खाली हो जाए। हमसाया ममालिक को नाराज़ करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन्होंने भी मेहरबानी फरमाई और आपके जो भी लोन्स थे उनको रोल ओवर किया। बाकी आप ये कहेंगे जी भिखारी और बाकी चीज़ें, तो मैं इन बातों का जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझता। लेकिन फैक्ट्स आवाम के सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ कि आज हालात गो ठीक है, उस तरह आइडियल नहीं है, लेकिन आपकी इकॉनमी पे बिजनेसमैन का एतमाद बढ़ा है। परसों वज़ीर आज़म को जिन बिजनेसमैन ने मीटिंग की, उनमें से मेजर बिजनेसमैन में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानते हैं कि हमारी जमात से नहीं है, हमारी जमात के नाकिद रहे हैं और कभी उन्होंने हमारी जमात को वोट नहीं दिया। लेकिन वो बिजनेसमैन भी कहने में मजबूर थे कि इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो गई है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर आप ठीक है अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके के गैर पार्लिमानी अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। यानी आपको अगर ये विरसे में मिली है ये चीज़ कि बदतमीजी की जाए और दलील के बजाय आप गुलेल वाले बन जाएं, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपके सामने मैं आप पे छोड़ता हूं इमरान याकूब साहब, आप भी एक एनालिस्ट है ना, आप भी अपने सीने पे हाथ रखकर ये बताएं कि क्या 1 साल के अंदर इकॉनमी बेहतर हुई है या नहीं हुई। ये आप पे भी एक सवाल है ना जी, आप भी कम अज कम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। डॉक्टर साहब आपने गुफ्तगू सुनी हुज़ैफा साहब की, वो कहते हैं कि जी आप देखें बिजनेस कम्युनिटी तो ये कह रही है और बैंकों में देखें, ये बात तो ठीक है कि शरह सूद जो है उसमें काफ़ी कमी हुई है। जो इन्होंने ये कहा कि महंगाई बढ़ने की शरह, देखें महंगाई बढ़ना ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो 23 से 1-2% पे आ गई है। यानी महंगाई बढ़ रही है लेकिन अब बहुत कम उसमें इजाफा हो रहा है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ तो जा रही हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको हुज़ैफा साहब की बात को आगे लेकर चलता हूं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि आप इसको चेक करें और आप बताएं। भिखारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये डॉन की न्यूज की खबर है, मेरी नहीं है। उन्होंने भिखारी का लफ्ज बेगर्स का कहा है, तो बेगर्स को उर्दू में भिखारी कहते हैं। मियां शहबाज शरीफ ने खुद कहा था बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स।
तो वो अपने आप को खुद बेगर कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा था। मैं तो उसी बात को आगे लेकर चल रहा हूं, मैं उन्हीं की बात को बता रहा हूं कि वो खुद कहते थे कि वी आर बेगर्स, वी कैन नॉट बी द चूजर्स। तो मैं तो उसी लिहाज से कर रहा हूं। अब आ जाते थोड़ा सा, इन्होंने कहा है कि मैं जरा आपको वो स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा, तो मैं इनको जरा स्टेटिस्टिक्स याद दिलाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान, जिसमें ये कहते हैं कि तबाह हो गई थी हमारी इकोनॉमी, 6.2 थी, ये अभी भी 1 को जीडीपी को टच नहीं किया इन्होंने। हमारी दौर में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो 11.6% से ग्रो कर रही थी, आज -9% से ये लोग रुकी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी जो है रिजर्व्स बढ़ गई है, 15 पे हो गई। हमारी दफा तो पता नहीं 20-25 पे थी रिजर्व्स थी, तो ये आज भी 2022 से पीछे हैं। फिर ये कहते हैं कि इन्होंने कहा, जैसे आपने बिल्कुल सही इनको निशानदेही कर दी है, कि जो गुर्बत की जो रेट है वो गुर्बत आप आज देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में गुर्बत जो थी वो तकरीबन कितने 5% पे थी कि कितने पे थी, आज देखिए किधर चली गई है। ऑलमोस्ट 1,60,00,000 लोग सतह गुर्बत से नीचे गिर गए। अच्छा, फिर जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 5.4% थी, आज 10% को क्रॉस कर गई है। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, आज भी 2022 से कम एक्सपोर्ट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा हम ये चले जाते हैं, जो आप ये देख लें कि 400 जो स्पिनिंग जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई है। हमारे दौर पे जो टेक्सटाइल थी वो बूम करी थी, जिनके पास 100 स्पिनिंग थी उन्होंने 200 लगा दिए, जिनके पास 200 थे उन्होंने 400 कर दिए। हमारे दौर पे अगर आप हर लिहाज से देखा जाए तो आज के दौर पे डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। हुज़ैफा साहब, डॉक्टर साहब ने तो अब शुमार के साथ आपको बता दिया कि पीटीआई के दौर में वो कहते हो 2022 में तो सब कुछ इससे बेहतर था, अब उससे बुरे हालात हैं। अब इसके आप आई गॉट योर पॉइंट जी इमरान याकूब साहब, गॉट योर पॉइंट। पहली बात तो ये है कि मुझे अब आप 2 से 3 मिनट देंगे, क्योंकि मैं कोई अदाद शुमार साथ नहीं लाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कैपेसिटी में मौजूद हूँ कि डॉक्टर साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, पढ़े लिखे आदमी है, कि उनके अदाद शुमार के मैं उन्हें उन्हीं के जो है आई विल पुट माई फीट्स इन हिज शूज़ और देन मैं उन्हें रिस्पॉन्ड करूँगा। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब की मिसाल वैसे ही है कि किसी बिजनेसमैन से पूछा कि जी सुनाएं कारोबार का हाल, तो उसने कहा जी इस दफ़ा 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जी पिछली दफ़ा 70 करोड़ का फ़ायदा हो रहा था और इस दफ़ा जो है वो 40 करोड़ का फ़ायदा हो गया। एक तो इमरान याकूब साहब इन्होंने 2022 को कोट किया। पहली बात तो ये कि इकॉनमी खड़ी भी 2 से 3 साल में होती है और इकॉनमी डूबती भी 2 से 3 साल में है। जो एदादो शुमार इन्होंने बताए, चाहे वो शरह सूद बताई, चाहे वो एक्सपोर्ट बताई, चाहे गुर्बत, सतह गुर्बत से नीचे की लकीर बताई इन्होंने, रिजर्व्स बताई इन्होंने, क्या ये सारे फिगर्स 2017 और 2022 से अगर आप कंपेयर करें तो क्या 2017 में बेहतर थे या 2022 में बेहतर थे? यानी तकलीफ होती है और शर्म आती है कि आप टीवी पे बैठकर इतनी गलत बयानी से काम लेते हैं। इस तमाम फिगर्स मैं आपके व्यूअर्स पर छोड़ता हूं कि वो गूगल पे सर्च कर देख लें। भाई तुमने हुकूमत संभाली 2018 में, पाकिस्तान के रिजर्व्स जो है वो $20 बिलियन से ऊपर थे, पाकिस्तान का डॉलर जो है वो 104 पर रुका हुआ था, पाकिस्तान के अंदर तरक्की जो है 6% से ऊपर जा रही थी। तुमने उसको डिक्लाइन करना शुरू किया, डॉलर को तुम लोग 2022 में 225 के ऊपर लेकर आए, मुल्क बैंक करप्ट के ऊपर चला गया, $3-4 बिलियन तुम्हारे रिजर्व रह गए, एक्सपोर्ट तुम्हारी खत्म हो गई, रियल स्टेट खत्म हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई। तो तुम लोगों ने कहा नहीं जी 2022 में हालात बेहतर थे, 23 में मजीद खराब हो गए। वो भाई जो डिक्लाइन आप लोगों ने शुरू करवाया था 2022 से, वो डिक्लाइन चलता इदारों ने आप लोगों को कह दिया था कि पाकिस्तान बैंक करप्ट होने जा रहा है, तब आप लोगों ने कह दिया था कि आईएमएफ की हम जाकर मिन्नत करते हैं, और तब दुनिया लिख रही थी, ब्लूमबर्ग उसके ऊपर लिख रहा था, मूडीज उसके ऊपर लिख रहा था कि पाकिस्तान जो है दिवालिया हो चुका है। आपको कोविड आया, कोविड ने आपको स्पेस दे दी साल डेट की, लेकिन वो इकॉनमी डूबते 22 में आपने देखा वो मुकम्मल डूब गई। शहबाज शरीफ ने हुकूमत दी, शहबाज शरीफ के बाद छड़ी थी कि शहबाज शरीफ छड़ी घुमाते और डॉलर जो है जो ये 104 से 200 सवा 200 पे ले गए थे, शहबाज शरीफ उसे नीचे ले आते। हम मान रहे हैं तुमने इकोनॉमी का इतना बेड़ागर किया था कि 2025-30 में जब हमने डॉलर को पकड़ा वो हमारे काबू में ही नहीं आ रहा था, वो 350 के ऊपर चला गया। आईएमएफ हमसे बात करने को तैयार नहीं था, तुमने आईएमएफ को डॉज मारा। वो करते करते जो शहबाज शरीफ का 16 महीने का हुकूमत थी उसके असरात कुछ निगरान दौर में आए, और अब भी ये कोई 1 साल की कारकर्दगी नहीं है, ये वही पॉलिसीज जो हमने थी उसके नताइज सामने आ रहे हैं। इकोनॉमी जिस तरह मैंने पहले कहा कि इकोनॉमी, एक मिनट लेट मी कंप्लीट इमरान साहब, 1 मिनट, ये बड़े हसास बात मैं कर रहा हूं। इकोनॉमी डूबती भी देखें 2 से 3 साल में, खड़ी भी 2 से 3 सालों में होती है। भाई आप, ये तो वही बात हुई कि इलेक्शन में धांधली हुई है जी 24 का कमीशन बना दें, हम कहते हैं 18 से बना लें,
वो भी हमारा कंपैरिजन, हमसे मुकाबला तुम लोगों ने करना है तो 17-18 से करें। 17-18 में जो इकोनॉमी हम तुम्हें देकर गए थे, तुमने 22 में उसका बट्टा बिठा दिया। अब आकर तुम्हारी डूबी हुई इकोनॉमी हमने खड़ी की है, तुम फिगर जो है उसको खिचड़ी पे कहा कर आप फिगर सामने ले आते हैं और कहते हैं देखें जी मुकाबलेबाजी कर लें। आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब। अब जल्दी से ये बता दें कि वो आप 2017 को क्यों नहीं सामने रखते, आप 2022 की बात करते हैं। तो वो तो आपके मुखालफिन तो कहते हैं जी हम तो उससे कहीं बेहतर थे, इन्होंने ये हाल किया इकोनॉमी का। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हुज़ैफा साहब जितना शोर मचा रहे थे ना, उतना ही अपने बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। इससे पहले इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना डॉलर को वो करा था। आपको पता है कि इसहाक डार साहब के को IMF ने तकरीबन 50 बिलियन या 50 मिलियन डॉलर्स के फाइन किया था, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये फिगर्स को फज करते हैं। ये मेरे ख्याल में 1999 की बात है। 2016 में इकोनॉमिस्ट में फिर ये लिखा हुआ था कि इन्होंने फज किया हुआ था, और ये इनका हमेशा से ही आ रहा था, डॉलर्स को इन्होंने फज करके रखा हुआ था। अच्छा, अब आ जाती है बात 2017-18 की। देखिए मैं आपको सिंपल बता देता हूं, 2016 तक इनकी जो GDP था वो तकरीबन 4.8 4.9 था। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया था, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब आ गए थे, तो उस जमाने में 4.8 से उठ के ये 5.75 या 5.8 पे चली गई थी, जिसको रियल सेंस में ये 6% कहते हैं, और मैं मानता हूं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब से पाकिस्तान बना है, डॉक्टर साहब जब से पाकिस्तान बना है, वक्त खत्म हो गया, जब से पाकिस्तान बना है। डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे तफसीली बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा साहिबा, डॉक्टर साहब आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुस्तफ़ा आमिर केस के हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सदीकी साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची में दोस्त के हाथों जिंदा जलाकर मार देने वाले मुस्तफ़ा आमिर केस के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं। ये केस असल में है क्या और किस तरफ जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर और तज़कियाकार जनाब फ़हीम सदीकी साहब। थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मुख्तसरन ये बता दें कि ये केस दरअसल है क्या, अब तक मामला कहाँ तक पहुँचे? देखिए बेसिकली तो ये एक मर्डर केस से शुरू होने वाला मामला है। मर्डर केस भी जो है वो मुस्तफ़ा आमिर जो उसका एक दोस्त भी था और एक तरह से उसके लिए वीट सप्लायर भी था, उसका जो है वो कत्ल अरमगान के हाथों हुआ। और कत्ल इस बात पे हुआ कि मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान की एक मुश्तरका दोस्त थी, उन दोस्त ने कुछ ऐसी बात जो है मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान से मुतालिक बता दी थी, जिस पर शरारत में मुस्तफ़ा आमिर ने एक तस्वीर अरमगान को भेज दी और अरमगान को वो शरारत बहुत बुरी लगी, वो उस पर तिलमिलाया हुआ था। और इसी में जो है उसने पहले उस लड़की को बुलाकर एक दिन पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, और फिर दूसरे दिन जो है मुस्तफ़ा आमिर को जो है उसने बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। और जब वो ये समझा कि वो मर गया है, हालांकि वो बेहोश था, उस वक्त जो है उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर पेट्रोल का कैन उठाकर कराची से 130 किलोमीटर दूर बलोचिस्तान में जाकर दुरेजी के मुकाम पर एक वीराने में उसने अपने दोस्त शिराज की मदद से उसको कार की डिग्गी में ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। तो ये तो बेसिकली वो मामला है जो कत्ल का है। लेकिन इस कत्ल के वाकये के बाद जब उसकी गिरफ्तारी की कोशिश होती है, पुलिस उसकी उस मोबाइल जो उस मगवी का था जो मर गया मुस्तफ़ा आमिर, उसकी लोकेशन के ऊपर जाती है, तो वो पुलिस से फायरिंग का तबादला करता है। तकरीबन 4 घंटे ये फायरिंग का तबादला होता है। और उसके बाद जब वो सरेंडर कर देता है, उस सरेंडर के बाद जब घर से चीजें मिलती हैं, उसमें 64 लैपटॉप, उसमें जो है वो असला, और एक ऐसा असला जिससे ममनुआ बौर का असला नहीं, वो असला भी जो पाकिस्तान में बैन है, वो असला भी वहां से मिलता है, और भी बहुत कुछ मिलता है। और फिर तफ्तीश होती है तो ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं है, ये माफिया से रिलेटेड है। ये मामला तो जो असलहे की गैर कानूनी स्मगलिंग है उससे मुंसलिक है, ये तो कॉल सेंटर का मामला है। तो ये बड़ा ही एक अजीब सा केस बनता चला गया, जो एक कत्ल के वाक़े से शुरू हुआ था, और उसके बाद जो है अब पूरे पाकिस्तान की नजरें इसके ऊपर हैं कि इसके ऊपर इस वक्त इदारे क्या करते हैं, हुकूमत क्या करती है। जो फ़हीम ये देखें, पहले नूर मुकद्दम केस, फिर सारा इनाम केस, फिर मुस्तफ़ा आमिर केस, तो आप क्योंकि खुद क्राइम रिपोर्टर हैं बड़े सीनियर, आप क्या समझते हैं कि ये एलीट क्लास में इस तरह के रुझानात क्यों सामने आ रहे हैं? एलीट क्लास में सबसे बड़ा जो एक वो होते हैं ना, समझ लीजिए कि उनको एहसास कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बिगाड़ ना सकना जो है ना, यही बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
अरमगान के खिलाफ इससे पहले कई केसेस थे, जिनमें मैं एनएफ के जो कस्टम के जो केसेस हैं उनको तो दो अलग कर देता हूं, जिनमें वो इंटरनेशनली जो है वो ड्रग की स्मगलिंग करता रहा, वो कनाडा से जो है वो वीड मंगवाता रहा, उसके लिए डार्क वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर करता था और क्रिप्टो करेंसी से जो है उसकी पेमेंट करता था। ये दो केस एक तरफ कर दें, उसके अलावा उसके खिलाफ जो है कराची के पोश इलाकों में 3 से 4 केस ऐसे पाए गए हैं जिसमें जो है उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। कभी किसी को धमकियां दी, कभी किसी के ऊपर फायरिंग कर दी, कभी किसी को उठाकर मार दिया। और हकीकत वही है जो आपका सवाल है कि ऐसे किसी भी केस में उसको सजा होना तो दूर की बात है, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। एफआईआर मौजूद हैं, गिरफ्तारी नहीं है। तो ये है बेसिकली एलीट क्लास का मसला। वो समझते हैं कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नहीं, लेकिन फाहिम उनके लिए नहीं है कानून। फाहिम उसके पीछे कौन है? देखिए, अरमगान के पीछे तो बहुत सारी चीजें हैं। अब परसों जो कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है आईजी सिंध की जानिब से, कस्टम हुक्काम की जानिब से, एएनएफ की जानिब से और दीगर इदारे भी उसमें, एफआईए भी उसमें थी, तो उसमें साफ ये लग रहा था कि इदारे एक तो एक पेज के ऊपर नहीं है और फिर साथ ही जो है वो तफ्तीश उस नोयत की और उस अंदाज में नहीं की जा रही इस केस की जिसमें होनी चाहिए। जब उनसे ये सवाल किया गया आईजी सिंध साहब से कि भाई ड्रग रैकेट के मामले का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी वो हमने तो अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को उठाया था, उसने तो इतने नाम ले दिए, अब क्या करें, किस किस के पीछे जाएं। अरे भाई आपने जाना है पीछे। उन्होंने कहा कि हमारा एसआईयू यूनिट जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, वो इसकी तहकीकात कर रहा है। कस्टम हुक्काम से पूछा गया आप क्या कर रहे हैं, जी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी सादा अल्फाज में कहे तो फहीम सिद्दीकी आप ये कह सकते हैं कि उसको पूरे रैकेट को बचाने की कोशिशें जारी हो चुकी, कोशिशें शुरू हो चुकी है। देखें, अरमगान को बचाने की कोई एक कोशिश नहीं हो रही। जिस तरह से इस केस को बिगाड़ा गया है, जो सबसे पहले मुस्तफा आमिर के कत्ल का केस है, तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि ओवरऑल क्या हो रहा होगा। मुस्तफा आमिर के केस में 2 गवाह वो बनाए गए हैं जो अरमगान के जाती मुलाजिम थे और जिन्होंने अरमगान के कहने पर कालीन से एंजिला और मुस्तफा आमिर का खून साफ किया था। वो तो शरीक मुलजिम ठहराए जाने थे, उन्हें जो है वो गवाह बनाया गया है। दूसरी जानिब जो शिराज है, शिराज कभी भी जो इसका साथी मुलजिम है, जिसके साथ ये जो दुरेजी जाकर उसने मुस्तफा आमिर को आग लगाई, शिराज को एतराफी बयान के लिए पुलिस, ऐसा कभी नहीं हुआ कराची पुलिस की तारीख में कराची पुलिस किसी को एतराफी बयान के लिए लेके गई हो और उसने मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचकर कह दिया मैं तो नहीं कराता। और उसने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं एतराफी बयान नहीं कराऊंगा, उसने ये भी कहा कि पुलिस मुझ पर दबाव डाल रही है, पुलिस मुझ पर तशद्दुद कर रही है। तो उसने तो पुलिस का जो पूरा केस है वो खराब कर दिया, उसने तो पुलिस के जानेदार साबित कर दिया। अब वही मजिस्ट्रेट जब ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा होगा, बतौर गवाह पेश होगा और एक तरफ पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करेगी, तो उसमें केस का क्या हल होगा? पुलिस की सुनी जाएगी या उस गवाह की सुनी जाएगी जिसने मुलजिम का बयान रिकॉर्ड किया है? इस वक्त केस तो खराब किया जा रहा है और बहुत तरीके से किया जा रहा है। फहीम, एक अहम सवाल ये भी है ना कि जब 130 किलोमीटर तक वो उस दोस्त को जिंदा या लाश को या जिंदा बेहोश को लेके वो चला गया, तो कराची में सब इदारे कहाँ सो रहे थे? पुलिस कहाँ सो रही थी? स्पेशल यूनिट कहाँ सो रहा था? और फिर अगर आपने वहाँ जाना तो रास्ते में इतने नाके आते हैं, इसको किसी ने नहीं रोका, कोई मोबाइल इसके पीछे नहीं गया। 7 चेक पोस्ट हैं, हाँ जी, उस मुकाम तक कराची से लेकर और उस दुरेजी तक 7 चेक पोस्ट हैं और किसी एक इदारे की नहीं है। सूबा तब्दील हुआ है जनाब। जब सूबा तब्दील होता है तो मुख्तलिफ इदारों की पोस्ट होती हैं। कस्टम की पोस्ट वहां पर है, पुलिस कराची पुलिस की, और फिर हब पुलिस की पोस्ट वहां पर है। दुरेजी में जो है पुलिस मौजूद थी, कहीं उसे नहीं रोका गया और वो दुरेजी पहुंचकर एक वीराने में जाकर आग लगा दे, वापस पैदल आता है, किसी ना किसी तरह कराची पहुंच जाता है। बड़ी लंबी कहानी है। उसके बाद 5 दिन तक वो लाश बेगोरो कफन उस वीराने में पड़ी रहती है, पुलिस को पता तक नहीं चलता है। 6 और 7 जनवरी की दरमियानी शब ये वाकया होता है, पुलिस को पता चलता है 11 जनवरी को। वो भी एक चरवाहे की मदद से वो देख लेते तरफ वीराने में निकल गई थी तो उसको नजर आ गया। उसने जो एक राहगीर को बताया, सड़क पर आकर राहगीर ने एसएचओ को बताया तो पता चल गया। ये तो हाल है। फ़हीम, आप क्या समझते हैं? फ़हीम, आप क्या समझते हैं कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर कभी हो सकती है कि क्या आम शहरी को वहाँ पे इंसाफ मिलने की या कानून की बालादस्ती होने की तवक्को रखनी चाहिए? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया का, और ऐसा नहीं है कि माजी में जो है वो चीजें बेहतर नहीं थी, चीजें बेहतर होती रही हैं, फिर खराब होती रही हैं। कुछ अरसे से हमें जो है वो चीजें बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही हैं। उसमें जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि नियत का बड़ा दारोमदार होता है।
कोई अच्छा आईजी आ जाए, कोई अच्छा कराची पुलिस चीफ आ जाए, कोई अच्छा वजीर दाखिला आ जाए, तो ये होता है कि चीजें कुछ अरसे के लिए सही लेकिन बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, कराची में अमन बहुत फिलहाल जो शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। नाजरीन, आपने फ़हीम सिद्दीकी को गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि नीयत पे दारोमदार होता है। अगर कोई अच्छा आईजी आ जाए, कोई अच्छा कराची पुलिस चीफ आ जाए या कोई अच्छा वज़ीर दाखिला आ जाए तो कराची में बिलखसूस और सिंध में बिलअमूम अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्क की मीशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम जब बचपन में पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त हमें किताबों में यही पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते गए हमें ये देखने को मिला कि अक्सर अपनी जो ज़राई ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए हमको अजनास बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी। वो गंदम की शक्ल में हो, वो कपास की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, हमें ज़राई मुल्क होते हुए भी चीज़ें अक्सर बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या हमारे यहाँ पॉलिसीज़ ठीक नहीं हैं? और बिज़नेस को लेके और मौजूदा हुकूमत जो ये कह रही है कि मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, क्या वाकई ऐसा है? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात जनाब हारून शरीफ साहब। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, आपने वक्त दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी कल जो है वो जारी होगी। आप कौन कौन सी मॉनिटरी तब्दीलियों का इम्कान समझते हैं कि वो मुमकिन तौर पे हो सकती हैं? जी, उसमें मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि थोड़ा सा और जो हमारा प्राइम इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक कम करे, क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले माह की खासी कम रही है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि आईएमएफ का रिव्यू हो रहा है, इस वक्त वो नहीं चाहेंगे कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आए, तो शायद कोई आधा % कम कर पाए। तो लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि शरह सूद में सेंट्रल बैंक शायद कमी अनाउंस कर दे। अच्छा सर, पानी की किल्लत के हवाले से खबर है कि मंगला और टरबेला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच गए हैं, जिससे गंदम की फसल को भी शदीद खतरा है। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में पानी की किल्लत पे कैसे काबू पाया जा सकता है? इशू पानी की किल्लत का नहीं है। देखें, पानी सीजनल आता है। पानी कभी इतना आता है कि फ्लड्स आ जाते हैं, कभी ड्राउट आ जाते हैं। तो ये एक प्लानिंग फेल्योर है। हमारे मुल्क में पानी की सच किल्लत नहीं है, इट्स ए सीजनल थिंग। उसके लिए हमें प्रॉपर ना हमने प्लान किया, ना रिजर्वायर्स बनाए हैं, ना ही हमने कुछ जो क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर काम किया कि ज़राअत को बचाया जा सके। लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ इस वक्त ये है हमारी कि इस दफ़ा के जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ, वो हमारी जो ज़री पैदावार है, इस दफ़ा के नंबर पिछले साल से कम दिखाई दे रहे हैं, कपास के भी, गंदम के भी। इसका मतलब है इंपोर्ट का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बरकरार रहेगा। अब सवालिया निशान ये पैदा होता है कि ये 70 साल से ये एक ही पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है। मेरे हिसाब से वो पैटर्न इसलिए रिपीट हो रहा है कि हमने हमेशा जो अपने माशी जो हमारे मेन सेक्टर्स हैं उनके जो हल ढूंढे हैं, वो हमने गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों की शक्ल में ढूंढे हैं, ना कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्ट करते, रिसर्च में लगाते, ट्रेनिंग में लगाते, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लगाते। आज भी हमारी गायें उतना ही दूध देती हैं जो आज से 50 साल पहले था। बाकी मुल्क उससे 10 गुना आगे चले गए हैं। तो तरजीहात की बात है कि हमने ये जो पैसा आता भी था एड वगैरह का, इसको सही जगह लगाने की बजाय अशराफिया के अंदर ही खत्म कर दिया। लेकिन सर, क्या आप ऐसा नहीं समझते, जैसे आपने खुद अभी बात की कि हमने डैम्स भी नहीं बनाए? हम वैसे तो हर बात पे इंडिया पे क्रिटिसाइज करते हैं, उसे हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वो साथ देखिए उन्होंने कितने 100 डैम बना लिए और हम ना कालाबाग डैम बना सके। या अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, जैसे अभी महफूज शहीद केनाल की बात है, तो वो देखें कि वो बनी है जिससे ज़राअत को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उस पर भी हमारी तनकीद जारी है। जी, ये मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का एक डेलीगेटेड सिस्टम है जहाँ स्टेट की हुकूमतें खासी मजबूत हैं, उनका अपना प्लानिंग है। उन्होंने अपना प्लानिंग कमीशन तो 10 साल पहले, 12 साल पहले बंद कर दिया था।
तो ये एक देखिए, यहाँ हमारी जो गवर्नेंस है वो बड़ी सेंट्रलाइज्ड है। मैं कल भी एक प्रोग्राम में परसों बात कर रहा था कि सारा काम, सारी मीटिंग्स, सारी तस्वीरें, ये सब कुछ वजीर आजम अकेला नहीं कर सकता। आपको एक डेलीगेटेड सिस्टम चाहिए जहां पर लोग अपने अपने टारगेट्स के ऊपर काम करें। अब ये छोटे डैम बनाने हैं, रिजर्वायर बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये सूबों का भी है और लोकल गवर्नमेंट का काम है। लोकल गवर्नमेंट तो हमारे मुल्क में वैसे ही नॉन एग्जिस्टेंट है। तो ये गवर्नेंस और प्लानिंग का फेल्योर है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है गालिबन शायद वोट में कन्वर्ट नहीं होती, तो इसलिए पॉलिटिशियंस भी तवज्जो नहीं देते। लेकिन बात ये, इंडिया से जो आप मुआवजा कर रहे हैं, वहां पे स्टेट की गवर्नमेंट स्टेबल है, प्लानिंग करती हैं, इन पे खर्च करती हैं, लोगों के घर गिरने से बचाती हैं, तो इलेक्शन में उनको कामयाबी मिलती है। हम सेंट्रलाइज्ड। अच्छा सर, आपने अभी वजीर आजम का भी जिक्र किया कि हर मसला उन तक जाता है, तो कपास के हवाले से अभी वजीर आजम ने 15 रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दी है कि नोटिस लिया उन्होंने कि पैदावार में कमी क्यों है। तो अब अगर पैदावार में कमी हो गई है तो ये कमेटी क्या करेगी? इसका मुसीबत आप समझते हैं कोई रिजल्ट आएगा? नहीं जी, इसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। देखिए, बात यह, पहली बात तो यह है कि ज़राअत हमारे अब जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, तो ये तो सूबों को इसके ऊपर रिपोर्ट देनी चाहिए वजीर आजम को, कमेटी की बजाय कि जी क्या वजूहात है कि इसमें कोई इतनी ड्रास्टिक कमी एक्सपेक्टेड है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक है बीमारी की प्रिवेंशन, कि आप पहले से प्लान करते हैं और आप तगड़ा करते हैं एक सेक्टर को कि ये इसको प्रिवेंट करना है। एक है जब आप वाली बात कि जब कमी हो जाती है तो फिर तो आप सिर्फ यही चेक कर सकते हैं क्या वजूहात थी और अगले साल शायद हम देखें। लेकिन पाकिस्तान में तो एक साल बड़ा लॉन्ग टर्म है, किसने देखा है? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कमेटियां फेडरल गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। वेस्ट ऑफ टाइम है, सिर्फ दिखाने की बात है। और वजीर आजम को अपनी तरजीहात क्लियर करनी चाहिए, 2-3, और बाकी डेलीगेट करनी चाहिए। ये इतनी कैबिनेट बैठी है, आपके पास सूबों की कैबिनेट्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उनको डेलीगेट करें, टारगेट्स दें। वजीर आजम का काम सिर्फ फैसले करना और अपनी 2-3 फेडरल लेवल की। अच्छा सर, हुकूमत ने डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का जो फैसला किया है, तो ये डिजिटल प्राइस बॉन्ड क्या है? इससे कैसे लोगों को फायदा हो सकता है? देखिए, फायदा क्या होगा इसमें? सिर्फ ये है कि ट्रांसपेरेंसी शायद बढ़ जाए। प्राइस बॉन्ड बेसिकली हुकूमत का कर्ज है। देखिए ना, आप हुकूमत को पैसा देते हैं, नेशनल सेविंग्स वगैरह में उस पर सूद मिलता है, इस पे कुछ को इनाम मिल जाता है, कुछ को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो ट्रेड होते रहते हैं प्राइस बॉन्ड्स। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कंपनियों के शेयर डिजिटल हो गए हैं तो प्राइस बॉन्ड भी डिजिटल हो जाएगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल क्या है? अब तो हुकूमत ने एक मशीर भी लगा ली है इसके लिए। जी, दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जो अपने रिजर्व्स को डिवर्सिफाई करते हैं, डॉलर्स में नहीं रखते, रिस्क को कम करते हैं। सिंगापुर ने बहुत साल पहले 20% रिजर्व्स को क्रिप्टो करेंसीज में रखा था। लेकिन ये उन मुल्कों के लिए है मेरे हिसाब से जिनके पास स्टेबल रिजर्व्स हैं और उनके पास रिस्क लेने की सलाहियत है। पाकिस्तान के पास तो रिजर्व्स ही 2-3 माह की आपकी इंपोर्ट कवर देते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर स्टडी हो रही है। अच्छा, इसको एक ऑप्शन के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं नजर आता कि पाकिस्तान कोई अनकरीब इस तरफ जाएगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक हाई लेवल एक कमेटी बनाई है कि अमेरिका के रिजर्व्स को देखें कि क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे अलाइन किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस पोजीशन में है। हाँ, एक फ्यूचर का, क्योंकि सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है और क्रिप्टो करेंसी की बैकिंग एसेट्स इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो उसको स्टडी जरूर कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने हारून शरीफ की गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।